बदलावों की नई रवानी लिखी थी, कलम की धार से जिंदगानी लिखी थी, इतिहास रचा और मुकम्मल हुए। ये कहानी उनकी है जिन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी। जून का दिन हिंदी साहित्य पत्रकारिता के लिए बेहद खास है। हम माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती मना रहे हैं। साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले माधवराव सप्रे अपने आप में एक युग से कम नहीं थे। ताउम्र वो कलम का दामन थामे रहे और कलम के जरिए ही वो साहित्य और पत्रकारिता का कुशल हस्ताक्षर बने। जब उन्होंने कलम की दिशा साहित्य की तरफ मोड़ी तो एक युग की शुरुआत की और हिंदी की पहली कहानी को जन्म देकर साहित्य को नई दिशा दी। जब उनकी कलम पत्रकारिता की तरफ मुड़ी तो उन्होंने क्रांतिकारी युग की शुरुआत की। उन्होंने अपने दम पर कई पत्रिकाएं निकाली जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिला दी। उनकी कलम जब क्रांति की दिशा में मुड़ी तो हजारों के मन में क्रांति की अलग जग उठी। तो ऐसे माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती पर दिखाते हैं आपको उनके जीवन की पूरी दास्तान। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का पथरिया गांव, सन 1871, 19 जून की तारीख। पहली बारिश की सौंधी खुशबू से गांव महक रहा था। कोंडो पंत और लक्ष्मीबाई के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसे माधवराव नाम दिया गया। माधव ने अपने शुरुआती कुछ दिन दमोह में ही बिताए। अपने शुरुआती दिनों में ही उन्होंने लोगों को उनकी कला का परिचय करा दिया था। माधवराव सप्रे जी का जन्म पथरिया में ही हुआ था और मेरे घर के सामने ही उनका घर था और हमारे दादाजी उनके परम मित्र थे। बचपन से ही उनके मित्र थे वो। अक्सर उनकी महफिलें जमती थी। उनके घर के सामने बहुत लंबा चौड़ा चबूतरा था। अक्सर वहाँ या हमारे आंगन में 4-5 दोस्त लोग मिलके बैठते थे। कभी वो रामायण पढ़ के सबको सुनाते थे, कभी कथा कहानियाँ सुनाते थे। मतलब उनके अंदर का जो साहित्यकार था उसका परिचय वहीं मिल गया। अब वो समय आ चुका था जब माधव इन गलियों को, इन चौराहों को और अपने घर को छोड़ने वाले थे। माधव अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए बिलासपुर चले गए। उन्होंने बिलासपुर में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की और मिडिल स्कूल पास करने के बाद वो रायपुर चले गए। 4 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ में बिलासपुर आ गए थे और वो 1887 के बाद मिडिल स्कूल पास करने के बाद में वो रायपुर हाई स्कूल पढ़ने के लिए। और रायपुर में बूढ़ा पारा में वो उपाध्याय परिवार है, उन्हीं के पास के मकान रहते थे। और इनकी शिक्षा जो है उच्च शिक्षा के लिए इनका कह लीजिए कि ग्वालियर में भी पढ़े, जबलपुर में भी पढ़े, कलकत्ता से इन्होंने लॉ किया और वकालत करना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करना चाहते थे। माधव ने अपनी शिक्षा के लिए कई शहर बदले। कभी वो रायपुर में रहे तो कभी बिलासपुर में। इसके बाद माधव कॉलेज की पढ़ाई के लिए ग्वालियर आ गए और यहां पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस समय माधव कई संकटों से जूझ रहे थे। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और वो रोजगार के लिए पेंड्रा चले गए और यही वो जगह थी जहां से माधव का जीवन बदलने वाला था। जब वो कोई काम नहीं कर रहे थे, उनको 2-3 सरकारी नौकरियां मिली, मना कर दिया। लेकिन वो पेंड्रा के जो राजकुमार थे उनके शिक्षक बन गए और पेंड्रा में जाकर वहाँ पे उन्हें राजकुमार को अध्यापन करने लगे। उस दौरान उनको जो भी राशि मिलती थी उस राशि बचा सन 1900 में, जनवरी 1900 में उन्होंने पेंड्रा नाम की जगह वहाँ से उन्होंने सरगल मित्र नाम की मैगजीन निकाली। वो समय सन 1900 का था जब छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यही पत्रिका मध्य भारत की पहली साहित्यिक और राजनीतिक पत्रिका बनी। 1901 में इसी पत्रिका में माधवराव सप्रे ने हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित की।
लेकिन छत्तीसगढ़ मित्र अपने तीसरे साल में ही बंद हो गई। अब माधवराव की जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली थी। पत्रिका जरूर बंद हो गई, लेकिन उनके अंदर एक क्रांतिकारी को जन्म दे गई और उनका सफर आजादी के महायज्ञ तक पहुंचा और यहीं उन्हें बाल गंगाधर तिलक के रूप में गुरु मिला और शुरू हुई आजादी की लड़ाई, जिसमें उन्हें जेल तक जाना पड़ा। वे लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। लोकमान्य तिलक का निकलता था मराठी केसरी पुणे से, उसके अनुसार उन्होंने नागपुर से हिंदी केसरी निकालना शुरू किया और इस हिंदी केसरी में इतनी क्रांतिकारी बातें छपती थी कि अंग्रेज सरकार हिल गई और हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार किसी पत्रकार को, संपादक को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया। माधवराव माफीनामे के जरिए जेल से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन कैद खाने के अंधेरों ने उनके भीतर काफी कुछ बदल दिया था और उन्होंने फैसला लिया कि अब वो एकांतवास में अपने जीवन को एक सन्यासी की तरह बिताएंगे। माधव जहां जाते सफलता उनके पीछे रहती। उन्होंने जब एकांतवास से वापसी की तो रायपुर लौटकर रामदासी मठ की स्थापना की और यहाँ कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया और एकांतवास के बाद पहली बार 1916 में जबलपुर में हुए हिंदी साहित्य के सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से सामने आए। इस समय तिलक जी जेल गए थे तो उसी समय इनके लेख के कारण, ये इतिहास के भी लेख लिखते थे, आंदोलन के, बायकॉट के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, तो इनको जेल भी जाना पड़ा था और जेल जाने के पश्चात अपरिहार्य पारिवारिक कारणों से इनको जेल से बाहर आना पड़ा। फिर उन्होंने एक पश्चाताप किया अपने गुरु कहने से और 13 महीने तक वो ये क्या भिक्षा वृत्ति जैसे एक अध्यात्म बात में रह करके उन्होंने अपने समय को बिताया। पर इसी दरमियान हम देखते हैं कि रामदासी मठ के जो बूढ़ापारा में जहाँ वो रहते थे या वहाँ पे थे तो उन्होंने लेखन भी जारी रखा और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि रायपुर में तिलक के गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद जो इन्होंने किया और रामदास जी पे भी उन्होंने ग्रंथ को मराठी से हिंदी अनुवाद किया। अब तक माधव समाज सेवा के कई काम कर चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत भी की। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने सप्रे को कर्मवीर पत्रिका का संपादक बनने का प्रस्ताव दिया, जो उन्हें मंजूर नहीं था और उनकी जगह माखनलाल चतुर्वेदी को कर्मवीर का संपादक बनाया गया। अब तक माधव कई सरकारी नौकरी छोड़ चुके थे, क्योंकि जिसके मन में देशभक्ति और समाज सेवा का भाव हो उसे नौकरी करना मंजूर नहीं था। माधव हिंदी के शलाका पुरुष थे, साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर थे और श्रेष्ठ संपादक थे। साथ ही प्रखर वक्ता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए थे। लेकिन 23 अप्रैल 1926 वो दिन था जब एक युग का अंत हो गया। माधव अमर हो गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में उनकी यादों को संजोया गया। 2002 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की फिर शुरुआत हुई, जहां उनकी कई किताबें, तस्वीरें और 6000 पेजों की पांडुलिपियां मौजूद हैं। आज माधवराव सप्रे पुरस्कार भी लोगों को दिया जाता है। आज रायपुर में उनके नाम का स्कूल भी है। पंडित अशोक सप्रे ने और हम सब ने मिलकर, शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, बालचंद कछवाहा, केयर भूषण जी, 7-8 लोगों ने मिलकर पंडित माधवराव सप्रे शोध केंद्र की स्थापना अपने स्वयं के चंदे, स्वयं के खर्चे में की। ढूंढना प्रारंभ किया कि कितनी पुस्तकें बच्चू जांजगीरी के यहाँ हैं और अशोक सप्रे जी के यहाँ जो माधवराव सप्रे की जो पेटी थी, लकड़ी की पेटी, उसमें कौन कौन सी पुस्तकें अंदर में हैं। उनको सब धूल लक्कड़ से निकालना शुरू किया और देखना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ मित्र का पहला अंक, जो जनवरी 1900 का अंक था, 32 पेज का, उस अंक को हमने 2002 में प्रकाशित किया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव पथरिया में लोग उनको आज भी याद करते हैं। वो गलियां, वो मंदिर उस बच्चे माधव की आज भी राह देख रही हैं और उनके घर वो लकड़ियों की कुर्सियों को देखकर यूं लगता है जैसे मानो वो आज भी माधव का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि यही तो माधव खेले कूदे,
बदलते वक्त ने उनके घर को तो जर्जर कर दिया है, लेकिन उनके गांव में आज भी कई सड़कें, स्कूल उनके नाम पर बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल में भी सप्रे संग्रहालय बनाया गया है, जहां उनकी यादों को सजोया गया है। आज इतिहास पढ़ने वाले और साहित्य में रुचि रखने वाले कई लोग वहां जाते हैं। माधवराव सप्रे के पूरे हस्तलिखित सामग्री है ना। उन्होंने जितने अनुवाद की हैं पुस्तकें वो हैं, जहाँ जहाँ वो छपे वो हैं, उनके सर्टिफिकेट हैं, उनके हाथों से लिखी हुई सारी पांडुलिपियाँ इसमें मौजूद हैं। ये दासबोध है जिसका अनुवाद किया है, हिंदी केसरी है जो तिलक का केसरी उन्होंने निकाला था, तिलक ने केसरी निकाला था, उसका भावानुवाद करके हिंदी केसरी 1907 में सप्रे जी ने निकाला। ये वो है, ये सारी उनकी धरोहर यहाँ सुरक्षित है। आज माधवराव सप्रे का नाम साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है। साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए माधव एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।